स्टूडेंट्स, हमने अपने पिछले वीडियो में डिस्कस किए थे वेपर प्रेशर ऑफ द लिक्विड सॉल्यूशंस, रॉल्स लॉ की डेविएशन, दैट इज पॉजिटिव एंड नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम द रॉल्स लॉ और एजिड्रॉप्स। आई होप कि आपने वो वीडियो देखा होगा और लेसन्स की, उन टॉपिक्स की प्रैक्टिस की होगी। और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज एंड इट्स डिटेल। ओके, सो नाउ लेट अस स्टार्ट। सो सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज आखिर होती क्या है। सो द वर्ड कॉलिगेटिव मीन्स इट इज मेड फ्रॉम टू वर्ड, दैट इज को प्लस लाइगेट, वेयर को मीन्स टुगेदर एंड लाइगेट मतलब टू बाइंड। यानी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज में वे सभी प्रॉपर्टीज आती हैं जो कि केवल डिपेंड करती हैं ओनली ऑन द नंबर ऑफ द सोल्यूट पार्टिकल्स इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर नेचर। इट मीन्स कि नेचर का मतलब यहाँ पर क्या है कि उसका फिजिकल केमिकल बिहेवियर चाहे कुछ भी हो, बट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज में केवल वो होगा जो कि डिपेंड करता है नंबर पे। किसके नंबर पे? नंबर ऑफ द सॉल्यूट पार्टिकल्स पे। सो इट इज द मीनिंग ऑफ द कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। और कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज मेनली हमें चार डिस्कस करनी है, दैट इज फर्स्ट इज रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, सेकंड इज एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, थर्ड इज डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट एंड द फोर्थ वन इज ऑस्मोटिक प्रेशर। हम स्टेप बाय स्टेप हर एक प्रॉपर्टी को डिस्कस करेंगे, उनके फॉर्मूलेज जानेंगे और फिर बाद में नेक्स्ट वीडियो में हम उन पर बेस्ड न्यूमेरिकल करेंगे। ओके, सो नाउ स्टार्ट विद रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। बट इसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपका ध्यान फिर से वेपर प्रेशर की तरफ दिलाना चाहूंगी कि वेपर प्रेशर हमने आपको क्या बताया था। तो वेपर प्रेशर क्या होता है? वेपर प्रेशर किसी भी वॉलेटाइल सॉल्वेंट का वो प्रेशर होता है जो कि वो वॉलेटाइल लिक्विड की सरफेस के ऊपर एग्जर्ट करता है। दैट इज, अगर हम ये मान लेते हैं कि एक लिक्विड वॉलेटाइल है, वॉलेटाइल का मतलब आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ मैं, वॉलेटाइल मतलब जो जल्दी से वेपर में चेंज हो सके, दैट कैन रेडिली चेंजेस इनटू वेपर। तो कोई भी वॉलेटाइल लिक्विड है, ऑब्वियस सी बात है अगर वो वेपर में चेंज होता है तो उसका प्रेशर होगा ही होगा। और हम उस वेपर प्रेशर को देखते कहाँ है? जो सपोज लिक्विड की सरफेस यहाँ तक है, तो इस लिक्विड की सरफेस के ऊपर इक्विलिब्रियम पर जो प्रेशर ये वॉलेटाइल लिक्विड एक्सर्ट करेगा, यानी उसकी जो वेपर्स प्रेशर एक्सर्ट करेंगे, दैट इज कॉल्ड द वेपर प्रेशर। ओके, अगर नाउ इट इज वेपर प्रेशर, now what do you mean by the relative lowering of the vapor pressure? उसके लिए हम फिर से आते हैं उसी पॉइंट पर कि सपोज करिए एक कंटेनर है, कंटेनर में हमने केवल क्या लिया है? प्योर सॉल्वेंट। ओके, और ये सॉल्वेंट कैसा है? ये सॉल्वेंट है आपका वॉलेटाइल। ऑब्वियस सी बात है अगर ये कंटेनर में सॉल्वेंट वॉलेटाइल है, दैट मींस इट विल एक्सर्ट अ प्रेशर। सो इट विल एक्सर्ट अ प्रेशर, सपोज बी से इट एज P नॉट। अब सपोज हमने इसमें कुछ कंटेंट नॉन सॉल्यूट, नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट का मिला दिया, यानी सॉल्यूट ऐड करा है जो कि नेचर में कैसा है? नॉन वॉलेटाइल है। दैट मींस ये अब क्या बन गया? ये बन गया सॉल्यूशन। अब सॉल्यूशन बना है तो आफ्टर फॉर्मिंग अ सॉल्यूशन इसके वेपर प्रेशर पे क्या इफेक्ट हुआ है? उसके लिए हम ये कंसीडर कर लेते हैं कि प्योर सॉल्वेंट में सरफेस पे केवल किसके पार्टिकल्स थे? प्योर सॉल्वेंट के। बट व्हेन अ नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट इज एडेड इन इट, तो सरफेस पे वॉलेटाइल सॉल्वेंट के पार्टिकल्स तो थे, बट उनकी बीच की जो स्पेस है वो किसने ऑक्यूपाई कर ली? वो ऑक्यूपाई कर ली नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट के पार्टिकल्स ने। अब अगर ये नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट के पार्टिकल्स ने स्पेस ऑक्यूपाई की है तो उसकी वजह से क्या होगा? उसकी वजह से सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स की एस्केपिंग टेंडेंसी रिड्यूस होगी। दैट मींस पहले जितने नंबर सॉल्वेंट के वेपर फेज में जा रहे थे इन द फॉर्म ऑफ द वेपर्स, नाउ ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ दिस नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट, अब क्या होगा? अब कम नंबर ऑफ वॉलेटाइल सॉल्वेंट विल गो इनटू द वेपर फेज। यानी जब हम
तो नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट की वजह से सॉल्वेंट के पार्टिकल्स की एस्केपिंग टेंडेंसी यानी कि उनका वेपर फेज में जाने का नंबर डिक्रीज होगा। ओके, यानी कि इसके वेपर प्रेशर को हम मान लेते हैं P ऑन। ओके, अब इस एग्जांपल से हम क्या देखते हैं कि ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट, because the number of the particles which are going into the vapor phase decreases, this clearly shows that the solution vapor pressure is less than the vapor pressure of the pure solvent. That is, हम क्या कह सकते हैं कि P is always less than the P naught, or we can say that P naught is always greater than P. Okay, क्योंकि यहाँ पर वेपर प्रेशर सॉल्यूशन बनने के बाद क्या हुआ, रिड्यूस हुआ, कम हुआ, एंड दैट इज नोन एज द रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। ओके, गॉट इट? ओके, अब हम इसका एक न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन डिराइव करते हैं। ओके, सो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। अब हमें इसका न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन डिराइव करना है, जिसके लिए हम यूज करेंगे रॉल्स। अब रॉल्स लॉ क्या है? रॉल्स लॉ है P is equal to P naught of X, यानी कि पार्शियल प्रेशर ऑफ अ कंपोनेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन और टू द सॉलिबिलिटी। सो यहाँ पर P क्या है? वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन। P naught क्या है? वेपर प्रेशर ऑफ द प्योर कंपोनेंट, एंड X इज द मोल फ्रैक्शन। अब क्योंकि अभी हमने जाना कि वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन विल ऑलवेज बी लेस देन द वेपर प्रेशर ऑफ द प्योर कंपोनेंट, तो इसका मतलब ये है कि हम चेंज इन वेपर प्रेशर फाइंड आउट कर सकते हैं। तो सपोज हम ये कंसीडर कर लेते हैं, चेंज को हम डिनोट करते हैं डेल्टा T से। अब बिकॉज सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कम है और सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर ज्यादा है, तो डेल्टा P किसके इक्वल हो जाएगा? P नॉट माइनस P के इक्वल हो जाएगा। ओके, बट P इज इक्वल टू P नॉट ऑफ X, तो हम यहाँ से इसकी वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो क्या होगा? P नॉट माइनस P नॉट ऑफ X। ओके, अब इसमें दोनों में यहाँ भी P नॉट टर्म है, यहाँ भी P नॉट टर्म है, तो इन दोनों में से अगर आप P नॉट टर्म को कॉमन लेते हैं तो ये आपका आ जाएगा 1 माइनस X। अब हमें क्योंकि सॉल्यूशन में हमारे पास क्योंकि दो कंपोनेंट होते हैं, तो लेट अस सपोज कि हम ये जो एक्सप्रेशन डिराइव कर रहे हैं, सपोज फर्स्ट कंपोनेंट की रिस्पेक्ट में कर रहे हैं। ओके, तो ये हमारा x1 हो जाएगा। गॉट दैट? अब 1 माइनस एक्स बनाना है, बट मोल फ्रैक्शन के फॉर्मूले से हम क्या जानते हैं कि कितने भी मोल फ्रैक्शन हो उनका अलजेब्रिक सम हमेशा 1 के इक्वल होता है। तो यहाँ से x1 किसके इक्वल हो जाएगा? आपका 1 माइनस x2। ओके, x1 की वैल्यू 1 माइनस x2 के इक्वल भी कह सकते हैं आप, या x2 इज इक्वल टू 1 माइनस x1 भी कह सकते हैं। तो यहाँ पर आपके पास क्या है? 1 माइनस x1, सो विच वन बी इक्वल टू x2, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा? देयरफॉर डेल्टा P विल बी इक्वल टू डेल्टा P। ओके, डेल्टा P विल बी इक्वल टू P1 नॉट ऑफ x2, where delta P is the change in vapor pressure, or we can say that the relative lowering of vapor pressure। तो अब आप इस एक्सप्रेशन को ऐसे भी लिख सकते हैं, सपोज मैं P1 को नीचे लेकर के आते हो डिनोमिनेटर में, तो आपका क्या हो जाएगा? डेल्टा P डिवाइडेड बाय P1 नॉट इक्वल टू x2, यहाँ हम क्या कह सकते हैं? P1 नॉट माइनस P1 डिवाइडेड बाय P1 नॉट इक्वल टू, अब ये जो x2 है आपका, ये x2 किसके इक्वल होता है? ये x2 इक्वल होता है n2 बाय में n1 प्लस n2। ओके, तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं? n2 डिवाइडेड बाय n1 प्लस n2। अब हम यहाँ पर एक चीज और कंसिडर करेंगे, वो ये 1 क्या है आपका? सॉल्वेंट, 2 क्या है आपका? सॉल्यूट। क्योंकि स्टैंडर्ड कंडीशंस में एज पर एनसीईआरटी जो 2 कंपोनेंट है उसे हम हमेशा कंसिडर करेंगे सॉल्यूट, और 1 कंपोनेंट को हमेशा कंसिडर करेंगे हम क्या? सॉल्वेंट। सो लेट अस सपोज दैट द नंबर ऑफ मोल्स of N1
वेरी मच लार्जर देन N2, यानी कि N1 जो है बहुत ज्यादा है N2 से। अब अगर N1 बहुत ज्यादा है N2 से, दैट मीन्स N2 की कंपैरिजन में N1 बिकॉज इट इज वेरी मच लार्जर, सो हम N1 की कंपैरिजन में N2 को क्या कर सकते हैं, इग्नोर कर सकते हैं, नेग्लेक्ट कर सकते हैं। यानी इस एक्सप्रेशन को, बिकॉज अगर हम ये कंसिडर करते हैं तो हम इस एक्सप्रेशन को लिख सकते हैं N2 डिवाइडेड बाय N1, जहां पर N1 और N2 आपके क्या है, नंबर ऑफ मोल्स है। तो N2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, N2 की वैल्यू हो जाएगी W2 बाय में M2, और N1 की वैल्यू को भी अगर आप पुट करेंगे तो W1 इंटू में डिवाइडेड बाय इसके आ जाएगा मल्टीप्लाई में M1। सो जो हमारा ओवरऑल एक्सप्रेशन होगा रिलेटिव लोडिंग का, या तो हम इसको ऐसे याद रख सकते हैं, या अगर हम इसकी एक्सटेंडेड फॉर्म लें जो कि हमारी इस फॉर्मूले से आई है, तो हम इसको ऐसे भी रिमाइंड कर सकते हैं, डेल्टा P बाय P1 नॉट इक्वल टू W2 इंटू M1 बाय में W1 इंटू में M2। So this is the expression for relative lowering of vapor pressure, और इस पर बेस्ड आपके न्यूमेरिकल भी होंगे जो मैं आपको ऑलरेडी कह चुकी हूँ कि हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ओके, नाउ आवर नेक्स्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी इज एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। अब ये जो वर्ड एलिवेशन है, एलिवेशन वर्ड का मतलब होता है इंक्रीज, ओके, और बॉइलिंग पॉइंट। अब बॉइलिंग पॉइंट का मतलब तो आपको मालूम है क्या होता है, आप इजीली बता देंगे कि बॉइलिंग पॉइंट किसी भी लिक्विड का वो टेम्परेचर होता है जिस पर कि वो बॉयल होना स्टार्ट करे या बॉयल हो। ओके, लाइक हम कहते हैं कि वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो 100 डिग्री सेल्सियस है या 373 केल्विन। ओके, बट क्योंकि हम यहाँ बात कर रहे हैं वेपर प्रेशर की, तो हमें यहाँ बॉइलिंग पॉइंट का मीनिंग जानना होगा इन टर्म्स ऑफ वेपर प्रेशर। तो अगर मैं बात करूं वेपर प्रेशर के टर्म्स में बॉइलिंग पॉइंट की, तो बॉइलिंग पॉइंट किसी भी लिक्विड के लिए, आई मस्ट से द वोलेटाइल लिक्विड, तो किसी भी लिक्विड के लिए वो टेम्परेचर होगा जिस पर कि उसका वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाता है। सो आई कैन डिफाइन दिस बॉइलिंग पॉइंट एज इट इज अ टेम्परेचर एट विच द वेपर प्रेशर ऑफ द लिक्विड बिकम्स इक्वल टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर मतलब एटमॉस्फेयर जो भी प्रेशर एक्सर्ट करता है जिस कंडीशन में हम रहते हैं वहां पर। ओके, तो जिस टेम्परेचर पर लिक्विड का वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाता है उसे हम बॉइलिंग पॉइंट कहेंगे। अब अगर बॉइलिंग पॉइंट ये है तो उसमें एलिवेशन कैसे हो रहा है, इंक्रीज कैसे हो रहा है, यही हमें जानना है। अब इसके लिए हमारी बेस लाइन या बॉटम लाइन फिर से वही आ जाती है जो कि हम हर क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी में यूज करेंगे। वो क्या है कि वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज ऑलवेज लेस देन वेपर प्रेशर ऑफ द प्योर सॉल्वेंट। ओके, अब इसका इससे क्या रिलेशन है यही जानना है हमें। तो क्योंकि वेपर प्रेशर सॉल्वेंट का हमेशा ज्यादा होता है किससे, प्योर सॉल्यूशन से, इसी को हमने घुमाकर कह दिया कि वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन इज ऑलवेज लेस देन द वेपर प्रेशर ऑफ द प्योर सॉल्वेंट। तो अगर वेपर प्रेशर सॉल्यूशन का सॉल्वेंट से कम है, इसका मतलब उसे उसके एटमॉस्फेरिक प्रेशर तक पहुंचाने के लिए हमें उसे और ज्यादा क्या करना पड़ेगा, हीट अप करना पड़ेगा। गॉट दैट? यानी कि एक बार फिर से सुन लीजिए, सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर क्योंकि अपने प्योर सॉल्वेंट से कम होता है, इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमें सॉल्यूशन को एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल करना है तो हमें उसे और ज्यादा हीट अप करना पड़ेगा, बिकॉज वी हैव टू हीट इट मोर and more means increase or elevation. So this is called the elevation of boiling point. Okay, अब हम इसे न्यूमेरिकली थोड़ा सा एक्सप्रेस कर देते हैं। यहाँ पर वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन क्या है, P, और ये क्या
temperature, B stands for boiling and not stands for pure. So the boiling point of the pure solvent let us consider as TB0 और boiling point of the solution हम consider कर लेते हैं TB। अभी हमने क्या कहा कि सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर के कम होने की वजह से हमें उसे और ज्यादा हीट करना पड़ रहा है। हीट करना पड़ रहा है मतलब टेम्परेचर में इंक्रीज ज्यादा हो रहा है और उसी को हमने एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट का नाम दिया। तो इट मींस टीबी नॉट ज्यादा हुआ या टीबी, सोचिए क्या ज्यादा हुआ, ऑब्वियस सी बात है टीबी ज्यादा होगा। ओके, सो टीबी इज ग्रेटर देन टीबी नॉट, क्योंकि इंक्रीज तो उसी में हुआ है ना। ओके, अब अगर हम करें इसके न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन की बात, तो न्यूमेरिकली जो चेंज इन बॉइलिंग पॉइंट दैट इज एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मोलैरिटी के, यानी डिपेंड करता है ऑन द नंबर ऑफ द सॉल्यूट पार्टिकल्स, बिकॉज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू दैट ऑल द क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ द solute particles. So this one will also depend on the number of the solute particles. तो हम इसका एक्सप्रेशन कैसे लिखेंगे, जो डेल्टा टीबी है, डेल्टा टीबी किसको डिनोट करेगा, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट को, वो किसके इक्वल हो जाएगा, क्योंकि क्या ज्यादा है, टीबी ज्यादा है टीबी नॉट से, सो टीबी माइनस हो जाएगा टीबी नॉट। और डेल्टा टीबी किसके प्रोपोर्शनल बताया मैंने आपको अभी, एम के, यहाँ पर एम स्टैंड्स फॉर मोलैरिटी, जो आप ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, हम डिस्कस कर चुके हैं पिछले वीडियोस में कि एम होता है N2 बाय में W1 इन kg, यानी यहाँ पर मोलैरिटी है। अब अगर हम इस प्रोपोर्शनल साइन को हटाते हैं तो उसकी जगह क्या आ जाएगा, हमारा एक नया कांस्टेंट आ जाएगा विच इज नोन एज Kb। तो ये हमारा एक्सप्रेशन हो गया फॉर द एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। अब यहाँ पर ये जो नया कांस्टेंट Kb आया है, इस Kb को हम एक नाम दे देते हैं और वो नाम इसका हो सकता है मोलर एलिवेशन कांस्टेंट, या इसको हम एक और नाम से जानते हैं, वो होता है इसका निकनेम, जिसको हम क्या कहते हैं, एब्लियोस्कोपिक कांस्टेंट। ओके, एब्लियोस्कोपिक कांस्टेंट, ये इसका आप निकनेम समझिए। तो Kb क्या है, कांस्टेंट। ओके, अब इसी एक्सप्रेशन को हम दूसरी फॉर्म में लिख सकते हैं, वो कैसे लिख सकते हैं, हमें m का एक्सप्रेशन मालूम है किसके इक्वल है, N2 बाय W1 के, लेकिन W1 किस में है, kg में होना चाहिए। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, डेल्टा TB इज इक्वल टू Kb, और m की जगह हम फॉर्मूला रख देते हैं N2 बाय में W1, सो इनटू N2 बाय में W1, और W1 हमें किस में चाहिए, kg में, उसकी वजह से हम 1000 से डिवाइड करेंगे, वो ऊपर आकर के मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब अगर हम यहाँ पर N2 की वैल्यू भी प्लेस करते हैं तो हमारा एक्सप्रेशन हो जाता है Kb इंटू W2 बाय में M2 इंटू W1 इंटू में 1000। सो दिस इज आवर एक्सप्रेशन फॉर एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, जहां पर हर एक टर्म का मीनिंग बता देती हूँ। डेल्टा TB स्टैंड्स फॉर चेंज इन बॉइलिंग पॉइंट और एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, Kb stands for abelioscopic or molar elevation constant, W2 stands for given mass of the solute, it is the molar mass of the solute, W1 is the given mass of the solvent which should be kg, so we have multiplied it by 1000। तो ये हुआ आपका न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन। अब जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन इस टर्म में से पूछे जाएंगे वो आपके कैसे भी हो सकते हैं कि आपको एक वैल्यू, एक वेरिएबल अननोन निकालना होगा और बाकी सारे वेरिएबल्स की वैल्यू गिवन होगी, या किसी भी फॉर्म में हो सकता है, Kb निकालने के लिए भी आ सकता है। बट अगर Kb निकालने के लिए नहीं आया है तो जनरली क्वेश्चंस में Kb की वैल्यू आपको गिवन होगी। ओके, तो ये हो गई
रही न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन की बात, बट मैंने यहाँ एक ग्राफ भी बना हुआ है, तो हमें एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट को ग्राफ के करीब भी समझना होगा, बिकॉज ग्राफ इज ऑल्सो अ इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस टॉपिक। ओके, सो नाउ लेट अस स्टार्ट। हमने जो y एक्सिस है उस पर लिया है वेपर प्रेशर को, x एक्सिस पे लिया है हमने टेम्परेचर को। और आपको ये ध्यान रखना है कि टेम्परेचर फॉर्मूलाज में भी और न्यूमेरिकल्स में भी टेम्परेचर शुड ऑलवेज बी इन केल्विन, ये बात आपको ध्यान रखनी है। अगर आपको किसी न्यूमेरिकल में टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में गिवन है तो यू हैव टू चेंज इट इन केल्विन फॉर द न्यूमेरिकल। सो टेम्परेचर हियर इज आल्सो इन केल्विन, टेम्परेचर शुड बी केल्विन। अब ग्राफ में दिखाया क्या गया है, देखिए यहाँ पर हमने 1 एटमॉस्फेयर जो दिखाया है वो नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर दिखाया है। ओके, अब अभी आपको क्या कहा था कि वेपर प्रेशर सॉल्यूशन का हमेशा कम होता है सॉल्वेंट से, और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, वो टेम्परेचर जिस पर किसी लिक्विड का वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाए। तो सॉल्वेंट के लिए सपोज वेपर प्रेशर के इक्वल हो गया 1 एटमॉस्फेयर है, और सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर यहाँ 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर के बराबर हो गया। किस टेम्परेचर पर हो गया, इस टेम्परेचर पर जिसे हमने नाम दिया है TB0। ओके, अब बात करते हैं सॉल्यूशन की। सॉल्यूशन लेकिन किस पर होती है, सॉल्यूशन को उसके वेपर प्रेशर को एटमॉस्फेरिक प्रेशर तक इक्वल करने के लिए हमें क्या करना पड़ा, और ज्यादा हीट अप करना पड़ा। दैट मीन्स सॉल्यूशन और ज्यादा हीट अप करनी पड़ेगी, यानी टीबी जो होगा वो ज्यादा होगा। वो किस टेम्परेचर पर हो रहा है, इस टेम्परेचर पर हो रहा है। किसके इक्वल हो रहा है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो रहा है। ओके, तो ये आपकी किस वैल्यू को देगा, TB0, दैट इज द टेम्परेचर ऑफ द और बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द प्योर कंपोनेंट, दैट इज प्योर सॉल्वेंट। ये जो आपको वैल्यू देगा वो TB की देगा, यानी कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन। ओके, अब यानी कि जो ये डिफरेंस है, ये डिफरेंस किसका है, TB माइनस TB0 का है, और यही डिफरेंस आपको किसकी वैल्यू प्रोवाइड करेगा, डेल्टा TB की। ओके, क्लियर। तो इस टॉपिक में भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में आप अपने डाउट्स को पूछ सकते हैं, क्वेरीज को पूछ सकते हैं। So now let us discuss our third colligative property which is called the depression of freezing point. यहाँ पर हमारे पास दो वर्ड आते हैं, पहला है डिप्रेशन, दूसरा है फ्रीजिंग पॉइंट। डिप्रेशन वर्ड का मतलब होता है कि डिक्रीज होना, और फ्रीजिंग पॉइंट जो आप जानते हैं कि फ्रीजिंग पॉइंट किसी भी लिक्विड का वो टेम्परेचर होता है जिस पर वो सॉलिड में चेंज हो जाता है। जैसे कि हम जानते हैं कि वाटर का जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है वो होता है 0 डिग्री सेल्सियस। अब अगर ऐसा है तो उसमें डिप्रेशन कैसे हुआ है, डिक्रीज कैसे हुआ है, ये जानने के लिए हमें फ्रीजिंग पॉइंट को जानना होगा अगेन इन टर्म्स ऑफ वेपर प्रेशर। तो फ्रीजिंग पॉइंट किसी भी सब्सटेंस के लिए वो टेम्परेचर होता है जिस पर कि उसकी सॉलिड और लिक्विड फेज का सेम वेपर प्रेशर होगा। अब आइए हम ये जानते हैं कि अगर ऐसा है तो उसमें डिक्रीज कैसे हो रहा है, कि जिसको हमने नाम दे दिया डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। तो हम अपनी बेस लाइन से शुरू करते हैं, जो आई थिंक आपको याद भी हो गई होगी कि P इज लेस देन P0, जहाँ पर P क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन, और P0 क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्वेंट। जो अभी हमने अपनी दो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज पे डिस्कस करी है, दैट इज वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन इज ऑलवेज एंड ऑलवेज लेस देन द वेपर प्रेशर ऑफ द प्योर सॉल्वेंट। ओके, अब क्योंकि वेपर प्रेशर सॉल्यूशन का कम है प्योर सॉल्वेंट से, इसका सीधा सीधा ये निकल करके आता है कि कोई भी सॉल्यूशन जब फ्रीज होगी तो वो कब होगी, जबकि उसका वेपर प्रेशर अपने प्योर सॉल्वेंट के बराबर आ जाए। और ऐसा होगा किस टेम्परेचर पर, थोड़े से लो टेम्परेचर पर। अब आप कहेंगे ऐसा क्यों, बिकॉज वेपर प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर। टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो वेपर प्रेशर बढ़ता है, क्योंकि मॉलिक्यूल जल्दी जल्दी जाते हैं, और टेम्परेचर कम करते हैं तो वेपर प्रेशर कम होता है। अब क्योंकि सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर अपने प्योर सॉल्वेंट से कम है,
इसका ये मतलब हुआ कि अगर सॉल्यूशन को फ्रीज होना है, यानी सॉल्यूशन को अपना वेपर प्रेशर सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर के इक्वल करना है, तो वो होगा थोड़े से कम टेम्परेचर पर, बिकॉज फ्रीजिंग अकर्स एट अ लोअर टेम्परेचर एंड दिस इज कॉल्ड द डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। ओके, सो बिकॉज सॉल्यूशन is freezing at a lower temperature at which its vapor pressure become equal to the vapor pressure of the pure solvent, and that's why it is called the depression of freezing point. Okay, और depression of freezing point को हम denote करेंगे delta TF से, where T stands for temperature and F stands for F subscript stand for the freezing point. अब हमने यहाँ पर प्योर कंपोनेंट के फ्रीजिंग पॉइंट को डिनोट कर दिया TF नॉट से, और सॉल्यूशन पे डिनोट कर दिया हमने TF से। अब डेल्टा TF किसके इक्वल होना चाहिए, T नॉट F माइनस TF या TF माइनस TF नॉट? यहाँ ज्यादा क्या है, ज्यादा है प्योर कंपोनेंट का फ्रीजिंग पॉइंट। सो डेल्टा TF विल बी इक्वल टू TF नॉट माइनस TF। और जैसे कि एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मोलैरिटी के, जस्ट लाइक डेल्टा TF भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा मोलैरिटी। यहाँ पर अगर हम प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाएंगे तो उसकी जगह एक कांस्टेंट आएगा KF। तो ये हमारा एक्सप्रेशन हो गया न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन। यहाँ पर ये जो KF है, इस KF को हम नाम दे सकते हैं डिप्रेशन कांस्टेंट, मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट, और हम इसको क्या नाम देंगे, मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट। या जैसे हमने उसका निकनेम रखा था ऐसे इसका भी निकनेम रख देते हैं, और वो निकनेम होगा इसका क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। ओके, सो दिस इज द क्वेश्चन। एंड जैसे कि हमने डेल्टा TB के लिए इसका एक दूसरा एक्सप्रेशन डिराइव किया था इसी फॉर्मूले से, तो सेम वैसे ही KF और M किसके इक्वल होता है, N2 बाय में W1 इंटू में 1000 के, which will be equal to what, डेल्टा TF KF। N2 की वैल्यू क्या होगी, N2 क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्यूट, तो N2 की वैल्यू क्या होगी, W2 बाय में M2। वो अगर हम यहाँ पुट करते हैं तो W2 बाय में M2 इंटू W1 एंड इंटू में 1000। सो दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर द डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। अब वो आपके ऊपर है कि आप अपने एक्सप्रेशन को इस वे में याद रखते हैं या इस वे में याद रखते हैं, जैसा आपको कंफर्टेबल हो आप वैसे ध्यान में रख सकते हैं। उसी तरह जैसे मैंने आपको बॉइलिंग पॉइंट के लिए बताया था, तो इस पर भी सेम उसी तरह से न्यूमेरिकल्स आएंगे। बस आपको करना क्या है, आपको हर एक टर्म का मीनिंग मालूम होना चाहिए, और उसके अकॉर्डिंग सबसे मेन बात होती है जो मैं आपसे पहले भी डिस्कस कर चुकी हूँ, कि अगर आप क्वेश्चन का स्टेटमेंट पढ़ते हैं तो क्वेश्चन का स्टेटमेंट पढ़ने के बाद आपको ये पता लग जाना चाहिए कि आपको कौन से वेरिएबल की वैल्यू गिवन है। अगर आपने एक बार वो आइडेंटिफाई कर लिया तो आपको न्यूमेरिकल्स करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ये बात मैं आपसे बार बार कहूँ। ओके, नाउ अब हम ग्राफ को डिस्कस कर लेते हैं। तो ग्राफिकली अगर हम डिप्रेशन को समझें, अगेन वेपर प्रेशर y एक्सिस पे है, टेम्परेचर केल्विन x एक्सिस पे है। अब ये जो हमने इस पॉइंट पर दिखाया है, ये हमने दिखाया है क्या, यहाँ पर ये है आपका फ्रीजिंग पॉइंट किसका, ऑफ द प्योर सॉल्वेंट का। अब अगर हम इस लिक्विड सॉल्वेंट की लाइन देखते हैं, लिक्विड सॉल्वेंट का आप कर्व देखिए AB, और AB कर्व जो है उसको हम ऐसे देखेंगे, यानी कि इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर देखिए। ओके, अब आप देख सकते हैं जैसे जैसे हम D से A की तरफ आ रहे हैं, यानी कि जैसे जैसे टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है, वेपर प्रेशर भी क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। यहाँ टेम्परेचर इतना था, वेपर प्रेशर भी इतना था। इसी तरीके से यानी कि, और जैसा भी आपको मैंने बताया था कि वेपर प्रेशर टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, तो सेम ये कर्व भी क्या दिखा रहा है कि जैसे
कर्व है सॉलिड। तो जैसे जैसे कर्व डिक्रीज हो रहा है, यानी कि जैसे जैसे टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है वैसे वैसे वेपर प्रेशर भी डिक्रीज हो रहा है। और इस पॉइंट पर आकर के सॉल्वेंट क्या हो गया, फ्रीज होना स्टार्ट हो गया, यानी सॉलिडिफाई होना स्टार्ट हो गया। इट इज द फ्रोजन सॉल्वेंट हियर। ओके, और यही चीज हम देखते हैं किसके लिए, सॉल्यूशन के लिए। सॉल्यूशन का कर्व है हमारे पास पी क्यू, उसे हम क्यूपी के टर्म्स में लिखते हैं बिकॉज वेपर प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर। सो जैसे जैसे क्यू पी की तरफ जाएगा टेम्परेचर डिक्रीज होगा, तो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर भी क्या होगा, डिक्रीज होगा। बट सॉल्यूशन के लिए ऐसा होगा किस पर, यानी कि सॉल्यूशन सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर के इक्वल कब होगी, कम टेम्परेचर पर। तो सॉल्यूशन जो वेपर प्रेशर के इक्वल जाती है वो जाती है अपने से थोड़े से कम टेम्परेचर पर, जिसको हमने क्या नाम दिया है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। यानी इस पॉइंट पर, पी पॉइंट पर आकर सॉल्यूशन क्या होना स्टार्ट होते हैं, सॉल्यूशन सॉलिड हो जाता है, सॉल्यूशन सॉलिडिफाई होती है। ओके, इसके लिए ये है, इसके लिए ये है, यानी ये ग्राफ क्लियरली शो करता है कि Tf नॉट इज ग्रेटर देन Tf, यानी कि जो आपका ये डिफरेंस है, ये डिफरेंस आपको किसकी वैल्यू देगा, डेल्टा Tf की वैल्यू देगा, यानी कि डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। ओके, सो दिस इज योर थर्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी विच इज कॉल्ड एज डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। नाउ our last colligative property, that is osmotic pressure. So now let us discuss our last colligative property, which is osmotic pressure. But before discussing the osmotic pressure, we will discuss osmosis and diffusion. Osmosis और diffusion आपने पिछले क्लासेस में पढ़ा होगा, बट ऑस्मोटिक प्रेशर को जानने से पहले हमें इन दो टर्म्स के बारे में, स्पेशली ऑस्मोसिस को जानना बहुत जरूरी है। ओके, तो पहले हम बात करते हैं डिफ्यूजन की। डिफ्यूजन क्या होता है, डिफ्यूजन का मतलब होता है इंटरमिक्सिंग ऑफ द पार्टिकल्स ऑन देयर ओन, या हम उसे दूसरे शब्दों में डिफाइन कर सकते हैं कैसे, द मूवमेंट ऑफ द पार्टिकल्स फ्रॉम अ रीजन ऑफ हाई कंसंट्रेशन टू अ रीजन ऑफ लो कंसंट्रेशन। यानी कि हाई कंसंट्रेशन का मतलब आप समझ सकते हैं ज्यादा अमाउंट से कम अमाउंट की तरफ। फॉर एग्जाम्पल हम ये मान लेते हैं, सपोज हमने कोई इंसेंस स्टिक को जलाया है, इंसेंस स्टिक यानी अगरबत्ती। अब अगरबत्ती को अगर हम जलाएंगे तो जलाने पर जो उसका स्मोक प्रोड्यूस होगा वो एयर के साथ मिक्स हो जाएगा, या हम कहें कि डिफ्यूज हो जाएगा, और उस वजह से पूरे घर में या जहाँ पर भी उसको जलाया गया है वहां तक उसकी पूरी स्मेल फैल जाएगी। तो वो किस वजह से हो रहा है, द प्रोसेस इज कॉल्ड द डिफ्यूजन। सेकेंड एग्जाम्पल हम लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल हमने 1 ग्लास वाटर लिया, 1 ग्लास वाटर में अगर हम 1 ड्रॉप ऑफ मिल्क या 1 ड्रॉप ऑफ इंक या किसी भी दूसरे लिक्विड की अगर ड्रॉप डालते हैं, हम यहाँ पर कोई कलर्ड लिक्विड ले लेते हैं, जिससे कि हमें पता लग जाए कि डिफ्यूजन एग्जैक्टली क्या है। तो अगर हमने 1 ग्लास वाटर में सपोज 1 ड्रॉप ऑफ इंक डाली है, तो इंक डालते ही वाटर कैसा हो जाएगा, अगर ब्लू है तो ब्लू हो जाएगा, ब्लैक है तो ब्लैक हो जाएगा। तो यहाँ पर भी क्या हो रहा है, डिफ्यूजन, क्योंकि हमें अलग से मिक्स करने की जरूरत वहां पर बिल्कुल भी नहीं पड़ी है। तो डिफ्यूजन को हम ये भी कह सकते हैं, इट इज सिंपली द इंटरमिक्सिंग ऑफ द पार्टिकल्स ऑन देयर ओन, सो इट इज डिफ्यूजन। अब बात करते हैं हम ऑस्मोसिस की। ऑस्मोसिस क्या है, ऑस्मोसिस होता है द मूवमेंट ऑफ द लिक्विड पार्टिकल्स फ्रॉम अ रीजन ऑफ हाई वाटर कंसंट्रेशन टू द रीजन ऑफ लो वाटर कंसंट्रेशन। यहाँ पर अब इसमें जानने वाली बात दो सबसे मेन है, एक तो है एसपीएम और एक है हाई वाटर कंसंट्रेशन और लो वाटर कंसंट्रेशन। तो सबसे पहले हम इसका मीनिंग और इसका मीनिंग दोनों का जान के फिर आपको दोबारा से ऑस्मोसिस बताते हैं कि ऑस्मोसिस एग्जैक्टली क्या होता है। तो यहाँ हमने कहा हाई वाटर कंसंट्रेशन टू लो वाटर कंसंट्रेशन एंड थ्रू अ एसपीएम। फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज एसपीएम? एसपीएम का मतलब होता है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। इसमें जो वर्ड है सेमी, सेमी वर्ड का मतलब होता है सम, परमिएबल दैट अलाउज टू, एंड मेम्ब्रेन का मतलब होता है लेयर। यानी सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन एक ऐसी लेयर या ऐसी मेम्ब्रेन हुई जो केवल कुछ ही सब्सटेंसेस को अलाउ करती है टू गो थ्रू इट, दैट इज आइदर इनसाइड और आउटसाइड। यानी सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन केवल सेलेक्टिव सब्सटेंसेस का फ्लो अलाउ करती है उसके अंदर से आइदर बाहर
या अंदर, तो उसको हम क्या कहते हैं, सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन, और वी कैन से इन शॉर्ट एज एसपीएम। अब ये हाई वाटर टू लो वाटर कंसंट्रेशन के लिए हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, सपोज रेजिन्स का। अगर हमने रेजिन्स को वाटर के एक बाउल में अगर डिजोल्व किया है, रेजिन्स यानी किशमिश, तो रेजिन्स को अगर हमने वाटर के एक बाउल में अगर डिजोल्व किया है, सॉरी डिजोल्व नहीं, हमने उसको पुट किया है, ओके। अब अगर हम उसे पुट करेंगे तो क्या होगा, थोड़ी देर बाद हम देखेंगे कि किशमिश फूल गई है यानी कि स्वेल अप हो गई है। तो वो किस वजह से हुआ, वो जो प्रोसेस हुआ वो ऑस्मोसिस। अब आप कहेंगे कैसे, तो किशमिश की जो लेयर है वो एक्ट करेगी एज अ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, बाहर वाटर ज्यादा है बाउल में तो दैट इज हाई वाटर कंसेंट्रेशन, रेजिन्स के अंदर कम है दैट इज लो वाटर कंसेंट्रेशन। सो द वाटर गोज from outside to inside through a semi permeable membrane, so that is the example of the osmosis. Okay, now I think is it clear कि osmosis और diffusion में क्या difference होता है। अगर हम और differences की बात करें, जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल में भी बताया था कि वाटर में सडनली एकदम से अगर धुआं निकलता है या इंसेस्टिक की स्मेल निकलती है तो वो एकदम से मिक्स हो जाती है, तो वो डिफ्यूजन है, दैट मीन्स वो प्रोसेस कैसे हो रहा है, जल्दी हो रहा है। सो डिफ्यूजन इज अ fast process whereas osmosis is comparatively a slow process। क्योंकि जो रेजिन्स का मैंने आपको एग्जांपल दिया है, तो रेजिन्स को हम डालेंगे, यूं तो है नहीं कि हमने डाला और फूल गई, नहीं होगा ऐसा, वो थोड़ा टाइम लेगी, ठीक है। अच्छा, डिफ्यूजन क्या होता है, डिफ्यूजन किस, वैसे तो हम कहते हैं कि किसी भी मीडियम में हो सकता है, बट डिफ्यूजन मेनली गैसेज और लिक्विड में होता है, जबकि जो ऑस्मोसिस होता है, ऑस्मोसिस केवल लिक्विड पार्टिकल्स में ही होगा, दैट इज लिक्विड मीडियम में ही होगा। ऑस्मोसिस रिक्वायर्स अ एसपीएम whereas diffusion does not require a SPM, यानी कि डिफ्यूजन होने के लिए किसी लेयर की, किसी मेम्ब्रेन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, जबकि ऑस्मोसिस में एक एसपीएम के थ्रू ही होगा, दैट इज द कंडीशन ऑफ ऑस्मोसिस। और जो लास्ट और इम्पॉर्टेंट डिफरेंस मैं कह सकती हूँ उसको, वो ये, ऑस्मोसिस में जो पार्टिकल्स का मूवमेंट होता है वो केवल एक ही डायरेक्शन में होगा, और वो डायरेक्शन होगा फ्रॉम सॉल्वेंट टू द सॉल्यूशन। जैसे हमने वाटर के बाउल का एग्जांपल लिया जिसमें हमने किशमिश रखी हुई है, तो वाटर या तो अंदर से बाहर आएगा या बाहर से अंदर जाएगा, तो केवल एक ही डायरेक्शन में होगा। जबकि डिफ्यूजन जो होता है, डिफ्यूजन में इट टेक्स प्लेस इन आइदर डायरेक्शन। आइदर डायरेक्शन मींस किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है, इधर से उधर, उधर से इधर। वही एग्जांपल लेती हूँ मैं, जो मैंने इंसेस्टिक का एग्जांपल लिया है, तो स्मोक निकला एयर में, अब स्मोक के पार्टिकल भी मूव कर रहे हैं और एयर भी मूव करती है, तो दोनों पार्टिकल्स मूव कर रहे हैं, दोनों पार्टिकल्स मूव होकर के एक दूसरे में मिक्स हो रहे हैं, दैट इज इंटरमिक्सिंग हो रही है। तो डिफ्यूजन में क्या हुआ, दोनों डायरेक्शन में मूवमेंट हो सकता है, पॉसिबल है, जबकि ऑस्मोसिस में मूवमेंट केवल प्योर जो सॉल्वेंट या प्योर जो लिक्विड है उससे हमेशा सॉल्यूशन की साइड ही होगा। तो ये हुए डिफरेंस बिटवीन द ऑस्मोसिस एंड द डिफ्यूजन। और एसपीएम का भी थोड़ा सा आगे चीज जान लीजिए कि जो एसपीएम है, वैसे तो नेचुरल एसपीएम भी होती है। नेचुरल एसपीएम जैसे वेजिटेबल मेम्ब्रेन, जैसे हमने किशमिश का एग्जांपल लिया, या पिग्स ब्लैडर, ये तो हो गई आपकी नेचुरल एसपीएम। वही हम सिंथेटिक एसपीएम भी बना सकते हैं। सिंथेटिक मींस मैन मेड, विच इज आर्टिफिशियली मेड, तो उसमें सेलोफेन, पार्चमेंट पेपर यानी और कई तरह की एसपीएम प्रेजेंट होती है, डिपेंडिंग ऑन आदमी, ओके। सो ऑस्मोसिस, डिफ्यूजन आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा आपको। अब हम डिस्कस करेंगे थोड़ा सा ऑस्मोसिस के टाइप्स, और उसके बाद हम फिर आते हैं अपने मेन टॉपिक, दैट इज ऑस्मोटिक प्रेशर। नाउ टाइप ऑफ ऑस्मोसिस, तो ऑस्मोसिस जो होता है मेनली मूवमेंट के बेस पर, मूवमेंट के बेस मीन्स कि वेदर द फ्लो इज टेकिंग प्लेस फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड और इनसाइड टू आउटसाइड। जो ऑस्मोसिस होता है वो दो टाइप का हम कह सकते हैं, एंडो एंड एक्सो। अब एंडो और एक्सो एग्जैक्टली मीनिंग क्या होता है इनका, इसके लिए हम एक एग्जांपल डिस्कस करते हैं, जिससे कि आपको क्लियर हो जाएगा कि एग्जैक्टली एंडो और एक्सो का मीनिंग क्या है। तो हमने दो बाउल लिए, दोनों बाउल में हमारे पास सपोज रेजिन्स हैं और दोनों में ही वाटर। अगर सपोज मैं इसे ए नाम दे देती हूँ और इसे बी नाम दे देती हूँ, तो इसमें भी पहले तो वाटर, बट हमने क्या करा है, इसमें वाटर के साथ कुछ अमाउंट में सॉल्ट और ऐड कर दिया।
अब जैसा कि अभी हमने डिस्कस करा था कि अगर हम रेजिन्स को वाटर में डालेंगे तो क्या होगी, रेजिन स्वेलअप हो जाएंगी। स्वेलअप क्यों हो जाएंगी, क्योंकि बाहर वाटर की कंसंट्रेशन ज्यादा है इन कंपैरिजन टू द इनसाइड, सो द मूवमेंट ऑफ द वाटर टेक्स प्लेस फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड। क्योंकि पानी बाहर से अंदर गया है तो इसका रिजल्ट क्या होगा, इसका रिजल्ट होगा स्वेलिंग। ओके, बट अगर हम बी जो हमारा बाउल है और उसमें हम वाटर के साथ कुछ अमाउंट में सॉल्ट ऐड कर देते हैं, तो सॉल्ट ऐड करने की वजह से बाहर वाटर की जो कंसंट्रेशन है वो इन कंपैरिजन टू द इनसाइड दैट इज रेजिन्स के कंपैरिजन में बाहर अब वाटर की कंसंट्रेशन हो गई लेस। क्योंकि बाहर कंसंट्रेशन लेस है और ऑस्मोसिस क्या होता है, द मूवमेंट ऑफ द लिक्विड पार्टिकल्स फ्रॉम हाई वाटर कंसंट्रेशन टू लो, तो अंदर ज्यादा है, यानी पहले मूवमेंट हो रहा था आउटसाइड टू इनसाइड, अब मूवमेंट उल्टा होगा दैट इज इनसाइड टू आउटसाइड, बिकॉज नाउ द मूवमेंट इज टेकिंग प्लेस फ्रॉम इनसाइड टू आउटसाइड, यानी अंदर से अगर बाहर आएगा तो इसका रिजल्ट क्या होगा, इसका रिजल्ट होगा श्रिंकेज। सो रेजिन्स विल श्रिंक। ओके, अब जिस बाउल में स्वेलिंग हुई उसको तो हमने क्या नाम दे दिया, एंडोऑस्मोसिस, यानी इफ swelling takes place then that is called the endoosmosis and if shrinkage takes place that is known as the exoosmosis। और एक्सो आप वैसे भी ध्यान रख सकते हैं क्योंकि एग्जिट वर्ड का मतलब होता है बाहर निकलना, तो ये सपोज आप कंफ्यूज भी हो जाते हैं तो एग्जिट वर्ड से आप ध्यान रख सकते हैं, एग्जिट मींस बाहर, तो एक्सोosmosis का मतलब क्या होगा, when the flow takes place from inside to outside and the result will be the shrinkage of that particular substance, जैसे कि यहाँ पर रेजिन्स है। ठीक है, तो एंडोऑस्मोसिस का मतलब क्या हुआ, the movement of the particles from outside to inside which results in swelling, whereas exoosmosis means the movement of the particles from inside to outside which result in the shrinkage। बट वही है कि ऑस्मोसिस है तो ऑस्मोसिस में होगा हमेशा वही, फ्रॉम हाई वाटर कंसंट्रेशन टू द लो वाटर कंसंट्रेशन। ओके, अब अगर ये हम कहें कि जिसमें स्वेलिंग हो रही है तो वो सॉल्यूशन किस टाइप का हो गया, उस सॉल्यूशन को हम क्या कहते हैं, अगर हम सॉल्यूशन के बेस पर भी बात करें तो ऐसा सॉल्यूशन जिसमें कि स्वेलिंग होती है उसको हम क्या कहते हैं, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। यानी हाइपोटोनिक सॉल्यूशन का अल्टीमेट रिजल्ट क्या होगा, स्वेलिंग, फूलना। ठीक है, जबकि एक्सोऑस्मोसिस जिसमें कि एग्जिट हो रहा है यानी कि बाहर कंटेंट आ रहा है, ऐसा सॉल्यूशन यानी कि जिसमें श्रिंकेज होता है, उस पर्टिकुलर टाइप के सॉल्यूशन को हम कहते हैं हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। ओके, तो ये हमारे ऑस्मोसिस के टाइप हो गए, एंडोऑस्मोसिस और एक्सोऑस्मोसिस, और सॉल्यूशन के बेस पर हमने इनको क्लासिफाई कर दिया हाइपर और हाइपो एंड आइसो। अब मैंने हाइपो और हाइपर तो आपको बता दिए। अब जो थर्ड है आइसो, थर्ड इज आइसोटोनिक सॉल्यूशन। अब ये आइसोटोनिक क्या है, आइसो वर्ड का मतलब होता है, इस वर्ड का मतलब होता है सेम। अच्छा, आप ये सोचिए अगर हम दोनों में से किसी भी सॉल्यूशन की बात करते हैं, इसमें स्वेलिंग हो रही है, इसमें श्रिंकेज हो रही है, तो आप ये सोचिए या बताइए कि कब तक स्वेलिंग होगी, क्या ये फूलता ही रहेगा, मतलब हमने इसे वाटर में प्लेस करा, वाटर जाता जा रहा अल्टीमेट रिजल्ट, अगर ऐसा हो तो क्या होगा, बर्स्टिंग नहीं होगी। और इसी तरह अगर हम ये कहें कि इसमें श्रिंकेज होती जा रही है तो अल्टीमेटली पिचक जाएगी, बट ऐसा नहीं होता है। अल्टीमेटली क्या होगा कि जब इसमें वाटर आउटसाइड टू इनसाइड या इनसाइड टू आउटसाइड फ्लो करता है तो आफ्टर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम उनमें इक्विलिब्रियम मेंटेन हो जाता है। इक्विलिब्रियम मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, इक्विलिब्रियम वो होता है जिसमें दो अपोजिंग प्रोसेसेस कॉन्टिन्यू होते हैं बट एट द सेम रेट, तो थोड़े टाइम बाद उनका जो कंसंट्रेशन है बाहर और अंदर दोनों ही केसेस में सेम हो जाएगी। तो आइसोटोनिक का मतलब क्या हो गया, आइसोटोनिक का मतलब हुआ ऐसा सॉल्यूशन जिसमें इनसाइड द मेम्ब्रेन एंड आउटसाइड द मेम्ब्रेन द कंसंट्रेशन रिमेन्स सेम, और बिकॉज कंसंट्रेशन सेम रहेगी तो रिजल्ट इज नाइदर स्वेलिंग
nor shrinkage। यानी कि आइसोटोनिक सॉल्यूशन का मतलब क्या हुआ कि कंसंट्रेशन कैसी रहती है, सेम कंसंट्रेशन रहती है। और अगर कंसंट्रेशन सेम है दैट मीन्स ना तो स्वेलिंग ही होगी मेम्ब्रेन में और ना ही श्रिंकेज होगी, क्योंकि उसमें हायर और लोअर वाटर कंसंट्रेशन आ ही नहीं रही। ओके, तो ये हुआ हमारा टाइप्स। ऑस्मोसिस के हम कुछ एग्जांपल और देख लेते हैं जिससे कि हमारा टॉपिक जो है बिल्कुल क्लियर हो जाए कि एग्जैक्टली ऑस्मोसिस क्या है। तो रॉ मैंगो अगर हम लेते हैं, जैसे कच्चे आम का जब अचार डलता है तो क्या होता है, हम उसमें भी नमक डालते हैं। तो नमक डालेंगे तो क्या होगा, जैसे हमने वाटर में सॉल्ट डाला और उसमें हमने किशमिश को रखा है तो वो श्रिंक हुई है। जस्ट लाइक जब रॉ मैंगो हो या किसी भी चीज़ का डाला जाएगा तो उसमें सॉल्ट डाला जाता है। सॉल्ट डालने का एक पर्पस तो प्रिजर्वेशन होता ही है, बट हम यहाँ प्रिजर्वेशन की बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं ऑस्मोसिस की। तो जब हम उसमें सॉल्ट डालेंगे तो सॉल्ट डालने की वजह से क्या होगा, एंडो या एक्सो, ऑब्वियसली बात है एक्सो ऑस्मोसिस होगा। सो द रिजल्ट विल बी द कंटेंट, द मूवमेंट ऑफ द कंटेंट फ्रॉम इनसाइड टू आउटसाइड, और इस वजह से वो धीरे धीरे करके पक जाता है या हम कहें सॉफ्ट हो जाता है। दूसरे एग्जाम्पल की बात करें तो रूट्स ऑफ द प्लांट, जो प्लांट की रूट है वो सॉइल में से वाटर को एब्जॉर्ब करती हैं बाय द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस। क्योंकि प्लांट्स की रूट्स में होते हैं, जो मेन रूट होती है, मेन रूट में होते हैं रूट हेयर, और रूट हेयर डायरेक्ट कांटेक्ट में होते हैं किसके, जो सॉइल के पार्टिकल्स के बीच में स्पेसेस है, यानी द पार्टिकल्स ऑफ द सॉइल जिसमें कि वाटर प्रेजेंट होता है। सो द रूट हेयर are in direct contact with the film or the layer of the water present between its particles। तो वाटर वहां से रूट हेयर में आएगा, रूट हेयर से एक लेयर होती है एपिडर्मिस, एपिडर्मिस से रूट कॉर्टेक्स, फिर एंडोडर्मिस, लाइकवाइज रूट जाइलम तक जाएगा, यानी इस तरह डिफरेंट लेयर से होते हुए जाएगा। तो वो डिफरेंट लेयर्स वहां पर किसका काम कर रही है, एसपीएम का काम कर रही है। तो इस तरह से डिफरेंट लेयर्स में से होते हुए फिर वो रूट जाइलम जाइलम टिश्यू के थ्रू प्लांट तक पहुंच जाएगा। सो दैट इज ऑल्सो द एग्जाम्पल ऑफ द ऑस्मोसिस। और एक और एग्जांपल जो आपके एनसीईआरटी बुक में गिवन है दैट इज एडेमा। अब ये एडेमा क्या है, आपने सुना होगा कि ये कहा जाता है कि हमें बहुत ज्यादा नमक नहीं खाना चाहिए। जो लोग बहुत ज्यादा नमक खाते हैं वैसे भी उन्हें हाई बीपी और हार्ट की प्रॉब्लम होती है। तो एग्जैक्टली रीजन क्या है कि हमें बहुत ज्यादा नमक जो है उसका अमाउंट ज्यादा नहीं लेना चाहिए। तो एग्जैक्टली उसमें भी कौन सा फिनोमेनन आता है, उसमें ऑस्मोसिस ही रोल प्ले करता है। जब कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा नमक का इंटेक करता है, बहुत ज़्यादा नमक अपनी डाइट में इंक्लूड करता है, तो उसके रिजल्ट क्या होता है, उसका रिजल्ट ये होता है कि उसके जो टिश्यूज हैं उनमें वाटर रिटेन करने लगता है, जिसकी वजह से पफीनेस या स्वेलिंग ऑफ द टिश्यूज होती है। और उसी कंडीशन को हम क्या कहते हैं, उसी कंडीशन को हम नाम देते हैं एडेमा। और वो कई बार काफ़ी हार्मफुल भी हो सकते हैं किसी पर्सन के लिए, क्योंकि टिश्यू या सेल जो होते हैं स्वेलिंग की वजह से वो बर्स्ट कर सकते हैं एंड दैट विल हार्म दैट पर्सन। ओके, और साथ ही साथ अगर कोई व्यक्ति ज़्यादा सॉल्ट को लेता है तो इस वजह से जो ब्लड प्रेशर का फ्लो है वो भी उसमें इम्बैलेंस हो जाएगा एंड दैट रिजल्ट्स इन द हाई ब्लड प्रेशर। ओके, तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं आपके, या हम सिंपल सा एग्जांपल ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपके घर में कोई नींबू है और वो रखा रखा थोड़ा सूख गया है, तो आपके मदर या ग्रैंड मदर क्या करते हैं, कहते हैं कि उसको थोड़े से पानी में भिगो के रख दीजिए, और पानी में भिगो के रखने के बाद क्या होता है, वो थोड़ा सा फूल जाएगा, यानी अगर वो सूखा हुआ था तो वो फिर से उसकी स्वेलिंग हो जाती है, हम फिर उसका यूज कर सकते हैं। तो दैट इज द सिंपल एग्जांपल इन आवर डेली लाइफ। तो वो भी क्या है, अब वो सोचिए आप एंडो है या एक्सो है, ऑब्वियसली बात है वो एंडो है क्योंकि उसमें क्या हो रही है, स्वेलिंग हो रही है। तो इस तरह से कुछ कॉमन एग्जांपल्स हैं जो हमारे डेली लाइफ में भी हैं, और इनके थ्रू हम ऑस्मोसिस को बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। तो अब हम डिस्कस करते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर, और ऑस्मोटिक प्रेशर भी एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ही है। और कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या जाना था हमने, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज का मतलब होता है वो सभी प्रॉपर्टीज जो केवल नंबर ऑफ द सॉल्यूट पार्टिकल पे डिपेंड करती है, ना कि किसी नेचर पे, यानी केमिकल फिजिकल बिहेवियर पे नहीं डिपेंड करेगी, वो केवल किस पे डिपेंड करेगी, ओनली नंबर ऑफ द सॉल्यूट पार्टिकल्स पे। एंड द सेकेंड थिंग कि सभी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज के लिए
बेस लाइन क्या है कि वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन इज ऑलवेज लेस देन द वेपर प्रेशर ऑफ द प्योर सॉल्वेंट। तो यहाँ भी हम ये जान लेते हैं कि ऑस्मोटिक प्रेशर किस तरीके से या ऑस्मोसिस किस तरीके से इस प्रॉपर्टी का एक रिजल्ट है। तो पहले हम ऑस्मोसिस से डिस्कस करते हैं। P is the vapor pressure of the solution, P naught is the vapor pressure of the pure solvent। और हम ये जानते हैं कि वेपर प्रेशर जो सॉल्यूशन का है वो किससे कम है, हमेशा प्योर सॉल्वेंट से कम है। तो इधर सॉल्यूशन है, हम यहाँ पर एक एक्टिविटी ले लेते हैं जिसमें हमने एक बड़ा सा बीकर लिया है, उसे हमने दो चैम्बर्स में डिवाइड कर दिया है थ्रू अ SPM। जो हमारी लेफ्ट हैंड साइड जो राइट हैंड साइड है A, उसमें हमने क्या लिया है, सॉल्वेंट, और जो B साइड है उसमें हमने लिया है सॉल्यूशन। अब वेपर प्रेशर जो P का है यानी कि सॉल्यूशन का, वो किससे कम है, प्योर सॉल्वेंट से कम है। तो यही वेपर प्रेशर का डिफरेंस सॉल्वेंट के पार्टिकल्स को फोर्स करेगा टू पास फ्रॉम द सॉल्वेंट साइड टू द सॉल्यूशन साइड। बिकॉज अगर हम बात करें ऑस्मोसिस की, तो ऑस्मोसिस क्या था, फ्रॉम हाई वाटर कंसंट्रेशन टू लो वाटर कंसंट्रेशन। अब क्योंकि यहाँ पर प्योर सॉल्वेंट है, प्योर सॉल्वेंट का मतलब हो गया कि यहाँ पर कंसंट्रेशन वाटर की कैसी है, हाई वाटर कंसंट्रेशन। और क्योंकि ये सॉल्यूशन है, प्योर नहीं है, तो इसमें जो वाटर की कंसंट्रेशन है वो कैसी है, लो। सो दिस डिफरेंस ऑफ द वेपर प्रेशर forces the solvent particles to flow from solvent side to the solution side through a SPM, because here is high water concentration and here is low water concentration। तो ये तो हुआ ऑस्मोसिस। अब हम आते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। अब आपने देखा होगा मैंने यहाँ दोनों ही साइड में P एटमॉस्फेरिक मेंशन किया है, यानी जब हम ये देख रहे हैं तो उस टाइम केवल ये जो कंडीशन एप्लीकेबल, मतलब जो हमने एक्टिविटी ली है उसमें केवल हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर अप्लाई किया हुआ है। अब सपोज हम ये कंसिडर कर लेते हैं कि जो हमारी सॉल्यूशन साइड है दैट इज B साइड। अगर हम B साइड में एटमॉस्फेरिक प्रेशर से थोड़ा सा ज्यादा, लेट अस सपोज इट बी पाई, मतलब पाई भी हमने क्या माना है, प्रेशर है जो कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर से थोड़ा सा ज्यादा हुआ, यानी एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो ऑलरेडी एप्लीकेबल है ही, हमने कुछ प्रेशर और अप्लाई कर दिया। अब ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा प्रेशर क्या करेगा, उसका रिजल्ट क्या होगा। तो जब हमने सॉल्यूशन साइड में थोड़ा सा एक्स्ट्रा प्रेशर दैट इज मोर देन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर अप्लाई किया है, तो उसका अल्टीमेट रिजल्ट ये होगा कि जो सॉल्वेंट का फ्लो यहाँ पर हो रहा था वो स्टॉप्स। तो इसका मतलब क्या है कि ये जो प्रेशर है ये स्टॉप क्यों हुआ, ड्यू टू दिस प्रेशर। सो ऑस्मोटिक प्रेशर को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं या मीनिंग इसका क्या बता सकते हैं कि ऑस्मोटिक प्रेशर इज द प्रेशर विच जस्ट स्टॉप्स द फ्लो ऑफ द सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स। क्योंकि अभी हमने यहाँ पर क्या देखा कि जब हमने एटमॉस्फेरिक प्रेशर से अ लिटिल बिट एक्स्ट्रा प्रेशर अप्लाई किया तो उसकी वजह से जो पहले सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल सॉल्यूशन साइड में आ रहे थे, अब जो उनका मूवमेंट है वो मूवमेंट क्या हो गया, रुक गया। सो ऑस्मोटिक प्रेशर इज द प्रेशर विच जस्ट स्टॉप्स द फ्लो ऑफ द सॉल्वेंट पार्टिकल्स। और ऑस्मोटिक प्रेशर को हम डिनोट करते हैं किससे, पाई से। तो ये हुआ आपका ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर को हम न्यूमेरिकली एक्सप्रेस करेंगे तो अकॉर्डिंग टू द बॉन्डहॉफ जो ऑस्मोटिक प्रेशर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, एक तो होता है आपका मोलैरिटी के और दूसरा होता है टेम्परेचर के अकॉर्डिंग टू बॉन्डहॉफ। ओके, अब ऑस्मोटिक प्रेशर को हमने किससे डिनोट किया था, हमने डिनोट किया था पाई से। सो पाई प्रोपोर्शनल टू C, क्योंकि मोलैरिटी को हम यहाँ C भी लिख सकते हैं, कैपिटल M भी लिख सकते हैं, और पाई इज ऑल्सो प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर विच शुड बी इन केल्विन। तो अब हमारे पास ये दो इक्वेशन है, पाई C के भी प्रोपोर्शनल है और पाई T के भी प्रोपोर्शनल है। तो अगर इन दोनों इक्वेशन से देखा जाए तो पाई डायरेक्टली किसके प्रोपोर्शनल हो गया, C इंटू में T के। अब हम ये प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे और जब भी प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं तो एक कांस्टेंट आता है, तो यहाँ पर पाई इज इक्वल टू आ जाएगा आपका RCT, यानी ये जो R है ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है जिसको नाम दिया गया है गैस कांस्टेंट। और इस गैस कांस्टेंट की जो वैल्यूज होती हैं वो डिफरेंट होती है डिपेंडिंग अपॉन द टेम्परेचर
बट जनरली द वैल्यू ऑफ द गैस कांस्टेंट जो होगी वो आपको क्वेश्चन में गिवन होगी और अदरवाइज आपको फाइंड आउट करनी है। सो पाई इज द ऑस्मोटिक प्रेशर हियर, C is the concentration in terms of the molarity, R is the gas constant and T is the temperature in Kelvin। तो ये आपका ऑस्मोटिक प्रेशर का फॉर्मूला है, बट आप इसे आप दूसरे वे में भी लिख सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं मोलैरिटी होती है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्यूट दैट इज N2 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इन लीटर्स। तो अगर मैं C की जगह एक्सप्रेशन लिखती हूँ तो पाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा N2 बाय में V हो जाएगा। ओके, अगेन N2 क्या है? N2 है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्यूट। तो N2 को हम क्या लिख सकते हैं? W2 बाय में M2। तो अब ये वैल्यू पुट कर दीजिए यहाँ पे, W2 बाय M2 इंटू में V इंटू में R इंटू में T। तो हम ये एक्सप्रेशन भी मान सकते हैं किसका? ऑस्मोटिक प्रेशर। बट this method has an advantage over the other qualitative properties, और वो जो एडवांटेजेस हैं इसकी वो ये है कि हम इसकी हेल्प से मोलर मासेस फाइंड आउट कर सकते हैं बायोमोलिक्यूल्स लाइक प्रोटीन और पॉलीमर्स। मींस जो यहाँ पर ये M आया है, M क्या है? मोलर मास है, और मोलर मास किसका है? सॉल्यूट का है। तो ऑस्मोटिक प्रेशर और दूसरी क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज की कंपैरिजन में हमें एडवांटेज देता है बिगर मॉलिक्यूल्स लाइक पॉलीमर्स या प्रोटीन्स का मोलर मास फाइंड आउट करने के लिए। अब इसका रीजन जानते हैं क्या है? रीजन ये है कि जो हमारे बायोमोलिक्यूल्स होते हैं, बायोमोलिक्यूल्स हाई टेम्परेचर पर कैसे होते हैं? अनस्टेबल हो जाते हैं। तो जो ऑस्मोटिक प्रेशर है उसका मेजरमेंट जो किया जाता है वो करा जाता है किस पर? रूम टेम्परेचर पर, या हम ये कहें कि ना ज़्यादा हाई पर ना ज़्यादा लो पर। तो इसलिए ऑस्मोटिक प्रेशर जो है वो मोलर मासेस को कैलकुलेट करने के लिए हमें एक एडवांटेज देता है इन कंपैरिजन टू द अदर क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज। तो हम इस फॉर्मूले को इन टर्म्स ऑफ मोलर मास ये लिख सकते हैं। अगर आप मोलर मास की टर्म्स में लिखेंगे तो ये फॉर्मूला आ जाएगा आपका पाई इंटू में बी डिवाइडेड बाय डब्ल्यू इंटू आर इंटू टी। और आपको ये ध्यान रखना है कि इसमें जो वॉल्यूम है वो वॉल्यूम किसमें है? लीटर्स में। ओके, बट अगर हमें मोलर मास फाइंड आउट करना है तो मोलर मास फाइंड आउट करने के लिए कुछ कंडीशंस होती हैं। उन कंडीशन में सबसे पहली कंडीशन तो मैंने आपको क्या बताया कि टेम्परेचर शुड नॉट बी टू हाई, too high or too low। ओके, दूसरा जो सॉल्यूट है, सॉल्यूट में ना तो डिसोसिएशन होनी चाहिए ना एसोसिएशन, यानी कि ना तो वो डिकम्पोज होके और स्मॉलर पार्टिकल्स में ब्रेक हो या किसी से मिलकर के कुछ बनाए। यानी सेकेंड कंडीशन क्या हो गई? सॉल्यूट शुड नॉट अंडरगो डिसोसिएशन और एसोसिएशन। ओके, तो जो थर्ड कंडीशन है आपकी, थर्ड कंडीशन क्या है? क्योंकि हमें पता है जो ऑस्मोसिस होता है वो एसपीएम के थ्रू होता है, तो थर्ड कंडीशन के अकॉर्डिंग ये जो एसपीएम है यानी कि सेमी परमेबल मेम्ब्रेन हम इसमें जो यूज करने वाले हैं दैट शुड बी परफेक्ट। ओके, और जो हमारी फोर्थ कंडीशन होनी चाहिए किसके लिए? टू फाइंड आउट द मोलर मासेस ऑफ द सॉल्यूट, वो ये होनी चाहिए कि द सॉल्यूशन शुड बी डाइल्यूट। ओके, तो ये चार कंडीशन है किसके लिए? टू फाइंड आउट द मोलर मासेस ऑफ द सॉल्यूट। और अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए कि व्हाई ऑस्मोटिक प्रेशर इज गिविंग अस एडवांटेज इन कंपैरिजन टू द अदर क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज, तो उसमें आप मेनली दो पॉइंट्स देंगे। पहला पॉइंट ये होगा कि ऑस्मोटिक प्रेशर इज मेजर्ड एट रूम टेम्परेचर, तो वो जो रूम टेम्परेचर पर हम मेजर कर रहे हैं वो बायोमोलिक्यूल्स लाइक प्रोटीन और पॉलीमर्स के लिए बेटर होगा बिकॉज दे विल नॉट गो अंडरगो डिसोसिएशन और
एसोसिएशन। और सेकेंड वन जो हमारा पॉइंट है कि इसमें हम आपने अगर ऑब्जर्व किया हो तो जो हमारा डिप्रेशन था या जो एलिवेशन वाली कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी थी उसमें हमने मोलैरिटी का यूज करा था, जबकि यहाँ पर हमने किसका यूज करा है, मोलैरिटी का। सो इन द ऑस्मोटिक प्रेशर मोलैरिटी इज यूज्ड इंस्टेड ऑफ मोलैरिटी व्हिच गिव्स अस द एडवांटेज टू फाइंड आउट द मोलर मासेस ऑफ द सॉल्यूट। तो ये हुआ आपका ऑस्मोटिक प्रेशर, उसका न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन। So now our very last topic is reverse osmosis। और जैसा कि नाम से क्लियर है रिवर्स ऑस्मोसिस यानी ऑस्मोसिस का रिवर्स होना। तो ऑस्मोसिस क्या होता है, ऑस्मोसिस का मतलब पार्टिकल्स का फ्लो, सॉल्वेंट के यानी प्योर सॉल्वेंट के पार्टिकल्स का फ्लो सॉल्यूशन साइड में। और अगर हम कह रहे हैं रिवर्स मतलब उल्टा होना, यानी हम ये कह रहे हैं कि अब सॉल्यूशन से सॉल्वेंट की साइड होगा। अब ये उल्टा कैसे होगा, इसके लिए हम एग्जाम्पल समझ लेते हैं स्पीकर के थ्रू। सपोज हमारे पास एक चैम्बर में यहाँ फ्रेश वाटर है, दूसरे चैम्बर में यहाँ पर सॉल्ट वाटर यानी कि सॉल्यूशन है। फ्रेश वाटर यानी दैट इज प्योर एंड दैट इज द सॉल्यूशन। और हमने इन दोनों को सेपरेट किया हुआ है एक एसपीएम यानी सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू। और इस पर साइन जो एप्लीकेबल है वो नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर एप्लीकेबल है। ओके, अब सपोज हम सॉल्यूशन साइड पे प्रेशर अप्लाई करते हैं। मैंने अभी आपको क्या बताया था, ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर तो क्या था, जो केवल इधर से इधर, आप पहले ये जानिए एक बार दोबारा से कि जब केवल एटमॉस्फेरिक प्रेशर लगा हुआ है तब पार्टिकल्स का मूवमेंट हो रहा है कहां से कहां, फ्रेश वाटर से सॉल्यूशन की साइड हो रहा है। बट जब हमने इस पे थोड़ा सा ज्यादा यानी कि ऑस्मोटिक प्रेशर अगर अप्लाई कर दिया किस साइड में, सॉल्यूशन की साइड में, तो जब हमने ऑस्मोटिक प्रेशर अप्लाई किया है तो ऑस्मोटिक प्रेशर ने क्या करा, ऑस्मोटिक प्रेशर ने स्टॉप किया किसको, स्टॉप द मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट। यानी कि ऑस्मोटिक प्रेशर अप्लाई करते ही ये जो मूवमेंट था ये क्या हुआ, रुक गया। ओके, हमने जैसे ही ऑस्मोटिक प्रेशर पर अप्लाई करा यानी ऑस्मोटिक प्रेशर इज लार्जर देन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो सॉल्वेंट फ्लो गेट स्टॉप। ओके, अब अगर हम सॉल्यूशन साइड में ही ऑस्मोटिक प्रेशर से भी थोड़ा सा ज्यादा प्रेशर अप्लाई करते हैं, लेट अस सपोज P, कैपिटल P इज ग्रेटर देन पाई, मतलब हमने ये मान लिया कि दिस प्रेशर इज लार्जर देन द ऑस्मोटिक प्रेशर। अब अगर हमने इस प्रेशर को सॉल्यूशन साइड में अप्लाई किया है, पहले क्या हुआ था, पहले फ्लो केवल रुका था, अब क्या होगा, ज्यादा प्रेशर अप्लाई करने की वजह से अब पार्टिकल्स का मूवमेंट अपोजिट होने लग जाएगा। अपोजिट यानी कि अब सॉल्यूशन से सॉल्वेंट साइड में फ्लो होने लग जाएगा। और क्योंकि अब पार्टिकल्स का जो मूवमेंट हो रहा है वो इन द अपोजिट डायरेक्शन हो रहा है, दैट इज फ्रॉम द सॉल्यूशन टू द सॉल्वेंट साइड, so this is called the reverse osmosis। so in short हम क्या कह सकते हैं, if a pressure larger than the atmospheric pressure is applied to the solution side, then the flow of the particles get reversed, that is now the movement of the particles will take place from the solution to the pure solvent side, and this is known as the reverse osmosis। अब इसका प्रैक्टिकल यूज कहाँ होता है, इसका प्रैक्टिकल यूज होता है इसमें डीसैलिनेशन ऑफ सी वाटर। डीसैलिनेशन का मतलब क्या है, सलाइन वर्ड होता है सॉल्ट, डी वर्ड मतलब होता है, डी वर्ड मतलब होता है रिमूवल, और सलाइन जो वर्ड हम यूज करते हैं वो करते हैं सॉल्ट के लिए। और सी वाटर में हमें पता है समुद्र के पानी में क्या होता है, नमक होता है। तो रिवर्स ऑस्मोसिस का यूज होता है समुद्र के पानी में से नमक को अलग करने के लिए, या इसका बहुत सिंपल सा यूज जो आप अपनी डेली लाइफ में देखते हैं वो क्या है, RO। RO यानी जो वाटर प्यूरिफायर। अब आप इसकी शॉर्ट फॉर्म करिए तो क्या होगी, RO। सो जो घर में आपके RO यूज होता है दैट इज अ शॉर्ट फॉर्म ऑफ रिवर्स ऑस्मोसिस, और उसमें इसी प्रिंसिपल का यूज होता है।
टैंक से पानी आता है उसमें जो भी इम्प्योरिटी होती है वो इम्प्योरिटी तो वही रह जाती है, क्योंकि एसपीएम किसको अलाउ करेगी, एसपीएम अलाउ करेगी केवल सॉल्वेंट के पार्टिकल्स को। तो इसमें जो भी वाटर, प्योर वाटर का पार्टिकल होगा वो तो चला जाएगा एसपीएम से दूसरे कंटेनर में, दूसरे कंपार्टमेंट में जो कि आप पानी पीते हो, और बाकी जो इम्प्योरिटीज है वो उधर ही रह जाती हैं। तो दैट इज द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ द आरओ विच वी यूज इन आवर होम्स। ओके, और ये जो प्रिंसिपल है अगर हम उसको लार्ज स्केल पे यूज करते हैं तो वो मैंने अभी आपको बताया डीसैलिनेशन ऑफ सी वाटर में यूज कर सकते हैं। तो ये थी आपकी सभी क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज जो कि हमने इस वीडियो में डिस्कस करी हैं। जो हमारी नेक्स्ट वीडियो होगी, नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इन सभी क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज पे बेस्ड न्यूमेरिकल्स। और अगर आपके कोई डाउट्स हैं, कोई क्वेरीज हैं तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं, वो भी हम आपकी उसी वीडियो में दूर करने की पूरी कोशिश करेंगे। उसके अलावा अगर आपके कोई सजेशंस हैं तो वो भी आप दे सकते हैं। यू आर मोस्ट वेलकम टू गिव अस अ सजेशन and we will try to improve more and more with time. Okay, till then, bye.